Hello everyone, I welcome you all to Divya Career. So students, today I will be starting with the IEFS Module D Unit 3 which is Capital Markets. So सेशन स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपलोडेड वीडियोस. साथ में फॉर ऑल द JIB related updates, do join our Telegram group. I have shared the link in the description box. So let's start with our today's session. जैसे कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज अबाउट कैपिटल मार्केट. तो जब हम कैपिटल मार्केट की बात करते हैं तो कैपिटल मार्केट कौन सा मार्केट होता है जहां आपके दो तरीके के मार्केट आ जाते हैं कैपिटल मार्केट के अंदर भी, जिसमें आपका आता है एक आता है प्राइमरी मार्केट और एक आता है सेकेंडरी मार्केट. तो इन मार्केट में क्या होता है, जो भी कंपनीज है, बड़ी कंपनीज है, कॉर्पोरेट्स है, गवर्नमेंट है, ये सब क्या है अपने इक्विटी शेयर्स है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, ये सब इशू करती है मार्केट में, जिसके थ्रू वो लोग क्या करती है लॉन्ग टर्म फंड रेज करती है. हमने ऑलरेडी किसके बारे में पढ़ रखा है, मनी मार्केट में पढ़ रखा है, जो इसके पहले का चैप्टर था. अगर किसी का मिस हो गया है तो IFS की प्लेलिस्ट बनी है, वहां जाकर आप देख सकते हैं. तो मनी मार्केट में हमने पढ़ा था इंस्ट्रूमेंट्स इशू करे जाते हैं टू रेज द मनी, जिनका सिर्फ मेच्योरिटी पीरियड होता है उन इंस्ट्रूमेंट्स का अप टू 1 ईयर. बट अगर मान लीजिए कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है मार्केट में, तो उसमें कोई ऐसा क्लॉज नहीं है कि उसको वो रिडीम करेगी या बाय बैक करेगी. हाँ, बट जैसे अगर डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू करती है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू कर रही है, तो उनका रिडेम्पशन पीरियड होता है जो कि एक लॉन्गर टेन्योर का होता है. सो कैपिटल मार्केट से जो मनी रेज किया जाता है, पहला तो है कि वो लॉन्गर टेन्योर के लिए रेज किया जाता है, अनलाइक द मनी मार्केट जहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड बहुत कम होती है, विच इज अप टू 1 ईयर फॉर द इंस्ट्रूमेंट्स. बट यहाँ पर लॉन्गर टर्म के लिए मनी रेज किया जाता है एंड इट इज यूज टू फंड द large projects, large expenses. Okay, so capital market is a market for the long term debt and equity shares. In this market, capital fund comprising equity and debt are issued and traded. तो दोनों तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, इशू और ट्रेड. इक्विटी बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकते हैं जहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होगा उनको ओनरशिप राइट एक तरीके की मिलती है, और डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी हो जाते हैं जहाँ पर रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस होती है ऑन द इशूअर्स. This also includes private placement, sources of debt and equity and organized forums like stock exchange. Private placement का मतलब होता है जहां आप शेयर्स को पब्लिकली इशू ना करके आप उसको प्राइवेटली प्लेस्ड करते हो अमंग फ्यू इन्वेस्टर्स, जिसमें होता है अप टू मैक्सिमम 200 इन्वेस्टर्स के बीच में आप क्या है अपने शेयर्स को इशू करते हो, जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, विच आर मेनली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बैंक्स, FI. तो उस टाइप की पार्टीज मेनली इन्वॉल्व होती है उसमें. तो जैसे बताया कैपिटल मार्केट फर्दर हमारा डिवाइडेड है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में. तो दोनों इन मार्केट्स की हम लोग फीचर्स देखते हैं वन बाय वन. तो पहला है प्राइमरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट कौन सा मार्केट होता है जहाँ पे आपकी जो कंपनी है ओके अभी अनलिस्टेड थी, अब उसको लिस्ट होना है अगर स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो शेयर्स इशू करती है मार्केट में टू द लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक. तो जहां से जो अनलिस्टेड कंपनीज है फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को इक्विटी को इशू करती है ओके टू रेज द मनी फ्रॉम द वाइडर पब्लिक, वो कहाँ किया जाता है, जो IPOs वगैरह इशू होते हैं वो किसका पार्ट होता है, प्राइमरी मार्केट का पार्ट होता है. सो इन द प्राइमरी मार्केट सिक्योरिटीज विच आर इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, इट कुड बी बॉन्ड्स और डिवेंचर्स जो कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, दे आर ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग कैपिटल और फंड. तो यहाँ पे जनरल पब्लिक को इन्वाइट किया जाता है टू कम एंड सब्सक्राइब टू आवर शेयर्स और आवर डेट इंस्ट्रूमेंट्स. Now primary market is classified into public issue market and private placement market. तो ये बता दिया public issue market वो हो गया जहां पर कंपनी लिस्ट हो रही है तो स्टॉक एक्सचेंज पे पब्लिकली इनवाइट कर रही है टू ऑल द जनरल पब्लिक, रिटेल इन्वेस्टर, सबको इनवाइट कर रही है कि आप हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, परचेज कर सकते हो. और प्राइवेट प्लेसमेंट जहां पे वो कुछ ही लोगों के बीच में अपने शेयर्स को प्लेस करती है, विच आई हैव टोल्ड यू लाइक इट इज प्लेस्ड अमंग मैक्सिमम 200 इन्वेस्टर्स जो कि उसमें इन्वेस्ट करते हैं. और दूसरा मार्केट होता है सेकेंडरी मार्केट. अब जो IPO आया जिसके थ्रू कंपनी लिस्ट हो गई और उन्होंने पब्लिक से मनी रेज कर दिया, अब वो शेयर्स आपस में जो ट्रेड होते हैं अमंग द इन्वेस्टर्स, दैट इज डन इन द सेकेंडरी मार्केट. सो जो फर्दर ट्रेडिंग होती है शेयर्स की ओके इन्वेस्टर्स के बीच में, वो कहाँ पे होती है, सेकेंडरी मार्केट में होती है. So secondary market is a market where securities are traded after being initially offered to the public in the primary market or being listed on the stock exchange.
सो प्राइमरी मार्केट में कंपनी आईपीओ इशू किया, उसके थ्रू मनी रेज कर लिया पब्लिक से। अब पब्लिक अब कुछ भाई एग्जिट भी करना चाहती है, और हो सकता है कुछ बायर्स भी होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे, जिन्होंने अपना पैसा में भी आईपीओ में नहीं लगाया और अभी में भी वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हो सकता है आईपीओ में लगाया हो बट और फर्दर में भी बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं। सो जो इन्वेस्टर्स आपस में ट्रेडिंग करते हैं, दैट टेक्स प्लेस ऑन द सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट अगेन कंप्राइजेस ऑफ बोथ द इक्विटी एंड डेट मार्केट, जहाँ पे आपकी इक्विटी बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विटी शेयर्स, राइट इशू शेयर्स, ये सब ट्रेड होते हैं, या फिर इट कुड बी द डेट मार्केट जहाँ पे डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि डिवेंचर्स है, बॉन्ड्स है, वो ट्रेड होते हैं। सेकेंडरी मार्केट इज अ ट्रेडिंग एवेन्यू इन विच ऑलरेडी एग्जिस्टिंग और प्री इशूड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड अमंग द इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स आपस में ही बाय सेल करते हैं उन सिक्योरिटीज का। Secondary market provides an efficient platform for trading of securities, also for the price discovery. प्राइस डिस्कवरी वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू प्राइसेस डिसाइड करे जाते हैं रिलेटेड टू द शेयर्स विच शुड, तो कितनी डिमांड है, दिस प्राइस डिस्कवरी इज डन बाय द मार्केट फोर्सेस। क्या डिमांड चल रही है, क्या सप्लाई है, उसके बेसिस पे प्राइसेस डिसाइड करे जाते हैं। अगर किसी शेयर की बहुत ज्यादा डिमांड होती है तो उसके प्राइस राइज होते हैं। ओके, अब ये माना के चला जाता है कि भाई अगर आपकी कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन है, इट इज ट्रूली रिफ्लेक्टेड इन योर मार्केट प्राइस, इसका मतलब मार्केट काफी एफिशिएंट है। जो भी इंफॉर्मेशन है कंपनी की, कोई भी हिडन इंफॉर्मेशन नहीं है, वो सभी कुछ पब्लिकली डिस्क्लोज हो रही है इन द मार्केट प्राइस। ओके, सो इट प्रोवाइड्स एन एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर द प्राइस डिस्कवरी। सो ये आप एक डायग्राम देख सकते हो regarding the classification of capital market, where capital market is divided into primary market and the secondary market. Primary market is subdivided into public issue market, जहाँ पे IPOs के थ्रू क्या है, फंड रेज किया जाता है, शेयर्स इशू करे जाते हैं टू द वाइडर पब्लिक। एंड द सेकेंड इज योर प्राइवेट प्लेसमेंट मार्केट, जहाँ पे कुछ बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, उनके अमंग में शेयर्स को प्लेस किया जाता है अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 200 इन्वेस्टर्स। सो दैट इज अ प्राइवेट प्लेसमेंट, जहाँ पे हम लोग जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं करके कुछ चुनिंदा इन्वेस्टर्स के बीच में अपने शेयर्स को प्लेस कर रहे हैं। वैसे आपका सेकेंडरी मार्केट डिवाइडेड होता है इनटू ऑक्शन मार्केट एंड द डीलर मार्केट। ओके, ऑक्शन मार्केट कौन सा होता है, स्टॉक एक्सचेंज, जो आपका BSI है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, BSE है, NSE, ये सब क्या है, ऑक्शन मार्केट है। वेयर देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, उसके थ्रू क्या है, प्राइस डिसाइड वगैरह हो रहा है, वहां पे ट्रेड किया जा रहा है, बायर्स एंड सेलर्स है आपस में, जो भी ये ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, जो भी पब्लिकली डिस्प्लेड प्राइसेस है उस पे। ओके, तो BSE, NSE, दे कम्स अंडर योर ऑक्शन मार्केट। देन सेकेंड इज डीलर मार्केट विच इज द ओवर द काउंटर, OTC। तो डीलर मार्केट क्या होता है, जो कि डायरेक्टली डीलर्स के बीच में जब ट्रांजेक्शन होता है, ओके, वो कोट करते हैं किस प्राइस पे वो लोग बाय सेल करेंगे। ओके, सो यू कैन से लाइक अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ डीलर मार्केट। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं डिपॉजिटरीज की, तो दो डिपॉजिटरीज अपने इंडिया में, एक है आपकी NSDL विच इज नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और दूसरी है CDSL विच इज एक्चुअली सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, तो ये दो डिपॉजिटरी है हमारी जो फर्क कर रही है। अब डिपॉजिटरी का मेन काम क्या होता है, जो हमारी शेयर्स हैं, ओके, उनको ये सारा रिकॉर्ड कीपिंग करती है, उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, बुक फॉर्म में मेंटेन करती है। ओके, so depositories legislation aimed at providing for a legal basis for maintaining establishment of the depositories to conduct the task of maintenance of ownership record of the securities and affect the changes in ownership record through the book entry। अब जैसे अगर शेयर्स A ने B को सेल कर दिए तो अब वो ओनरशिप B की हो गई, तो वो सारा ओनरशिप रिकॉर्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में शेयर्स को होल्ड करना, दैट इज डन थ्रू द डिपॉजिटरीज विच आर NSDL एंड CDSL। CDSL का सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड है। ओके, NSDL आपकी NSC की है, CDSL BSC की है। डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज इज डन इन द डिपॉजिटरी मोड। डीमटेरियलाइज मतलब वेयर यू आर होल्डिंग दी शेयर्स इन द इलेक्ट्रॉनिक मोड, ई फॉर्म में। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल इश्यूज इन द प्राइमरी मार्केट। सो फर्स्ट है आपका पब्लिक इश्यूज। पब्लिक इश्यूज को भी आप डिवाइड कर सकते हो इनटू IPO विच इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और दूसरा होता है FPOs विच इज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। तो आप सभी ने कभी ना कभी क्या है, IPO में जरूर पैसा लगाया होगा।
अब आईपीओ क्या होता है, जहां पर जो प्राइवेट कंपनी होती है, जो अनलिस्टेड कंपनी है, वो अब लिस्ट होना चाहती है मार्केट में, तो फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को इशू करती है टू द वाइडर पब्लिक, उसको कहते हैं आईपीओ. So it is an offering which is made by the unlisted company who makes a fresh issue of securities or an offer for sale of its existing securities or both for the first time to the public. तो सकता है प्रमोटर के पास अपने शेयर्स हो, उसको वो फर्स्ट टाइम वाइडर पब्लिक को इशू करना चाह रहा है. सो और इट इज बीइंग प्राइवेटली प्लेस्ड अमंग द फ्यू इन्वेस्टर्स. तो ऑलरेडी अगर इशू हुए हैं वो सिक्योरिटीज टू सर्टेन इन्वेस्टर दैट इज वाइडली प्लेस्ड अमंग द पब्लिक, तो उसको ऑफर फॉर सेल कहते हैं. और अगर एकदम न्यू शेयर्स इशू भी हो सकते हैं एकदम ही, ओके, जो कभी किसी इन्वेस्टर को प्लेस नहीं करेगा. ओके, सो बोथ कैन बी डन इन द आईपीओ मार्केट. तो आईपीओ का मतलब क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जहां पर आप एक तरीके से पहली बार पब्लिक को ऑफर कर रहे हो अपने शेयर्स. दिस पेव्स अ वे फॉर द लिस्टिंग एंड फर्दर ट्रेडिंग ऑफ द इशूअर सिक्योरिटीज. तो इसके थ्रू कंपनी क्या होती है, जो अनलिस्टेड कंपनी लिस्ट हो जाती है ऑन द स्टॉक एक्सचेंज और शेयर्स को पब्लिक को इशू करके कैपिटल को रेज करती है. सेकेंड है आपका एफपीओ विच इज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग. अब जो ऑलरेडी कंपनी लिस्ट हो चुकी है आईपीओ के थ्रू, वो अगर और नए शेयर्स इशू करना चाहती है मार्केट में, और ज्यादा कैपिटल रेज करना चाहती है, या फिर जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स है वो अपने फिर और ज्यादा ओएफएस में भी ऑफर फॉर सेल करना चाहते हैं, जो लिस्टेड कंपनीज के ही प्रमोटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ओके, वो अपने पब्लिक को अपने शेयर्स देना चाहते हैं, तो उसको फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कहते हैं, जहां पे ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी जब शेयर्स को ऑफर कर रही है. इट इज मेड व्हेन ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी मेक्स ईदर अ फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू द पब्लिक और अगेन एन ओएफएस टू द पब्लिक थ्रू एन ऑफर डॉक्यूमेंट. तो इनको प्रोस्पेक्टस वगैरह पहले इशू करना रहता है आईपीओ वगैरह के लिए भी. प्रोस्पेक्टस में भी आपको बता दें, पहले टर्म होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आपका क्या होता है, प्रिलिमिनरी प्रोस्पेक्टस होता है इनिशियल लेवल पे. तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में जो कंपनी है उसकी सारी डिटेल्स रहती है कि कंपनी किस टाइप का बिजनेस करती है, किस टाइप के गुड्स में डील करती है, उनके मैनेजमेंट के बारे में रहता है, उनका कितना एक्सपीरियंस है मार्केट में, कंपनी का क्या टर्नओवर है, क्या रेवेन्यू है, ओके, अगर कंपनी पे कोई लिटिगेशन चल रहा है उसके बारे में, कंपनी शेयर्स को इशू करके जो कैपिटल रेज करेगी वो किस पर्पस के लिए यूज करना चाहती है. हो सकता है उसको बिजनेस एक्सपेंशन के लिए यूज कर रही हो सकता है उसको पुराने कोई डेट है उसको रीपे करने के लिए इशू कर रही है. तो ये सारी चीजें प्रोस्पेक्टस में लिखी रहती है इन द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ऑल्सो. बट दो चीजें इसमें नहीं मेंशन होती है. कौन सी दो चीजें, वन इज रिगार्डिंग द नंबर ऑफ शेयर्स जो कि कंपनी इशू करने वाली है, और दूसरा रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ द शेयर्स, किस प्राइस पे वो शेयर्स को इशू करने वाली है. ये दो चीजें आपको याद रखनी है. रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो होता है, प्रिलिमिनरी इनिशियल प्रोस्पेक्टस होता है, उसमें नहीं मेंशन होती है. बाकी सारी बिजनेस रिलेटेड, कंपनी रिलेटेड, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल्स, वो सारी डिटेल्स आपकी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में भी रहती है. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे राइट इशू की. राइट इशू की क्या मतलब होता है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, उनका जो स्टेक है वो डाइल्यूट ना हो, उसको सोचकर कंपनी जब न्यू शेयर्स इशू करती है फॉर रेजिंग मोर फंड्स, तो पहले जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होती है उनको राइट देती है कि वो कुछ डिस्काउंटेड रेट पे शेयर्स को परचेज कर सके, जिससे कि उनका जो शेयर होल्डिंग है वो डाइल्यूट ना हो. अब वो राइट इशू में अब जो शेयर होल्डर्स है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, वो अब कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं. वो हो सकता है उसको एक्सरसाइज करे, वो परचेज कर ले जो डिस्काउंटेड रेट पे कंपनी ऑफर कर रही है, या वो हो सकता है अपनी राइट को रिनाउंस कर दे, गिव अप कर दे. तो जो नए शेयर होल्डर्स है वो उसमें इन्वेस्ट कर देंगे और फर्दर उनका क्या होगा, डाइल्यूशन हो जाएगा. So right issue is when a listed company proposes to issue fresh securities to its existing shareholders as on a recorded date, जिससे इन existing shareholders की जो राइट है वो डाइल्यूट ना हो. ओके, तो उनको पहले राइट मिलती है कि वो कुछ डिस्काउंटेड रेट पे नए शेयर्स को परचेज कर सके. राइट्स आर ऑफर्ड इन अ पर्टिकुलर रेशियो टू द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड प्रायर टू द इशू. अब ये कुछ रेशियो में इशू किया जाता है, मतलब 5 शेयर्स के बदले आपको कुछ एक राइट इशू कर दिया जाएगा. तो मतलब जिनके पास 5 के बदले एक आपको कुछ डिस्काउंटेड रेट में मिल जाएगा. This is suited for those companies who would like to raise capital without diluting the stake of its existing shareholders, unless they do not intend to subscribe to this entitlement. तो अगर वो लोग नहीं सब्सक्राइब करना चाहते तो कोई बात नहीं, वो डिनाउंस कर सकते हैं. बट ये एक अच्छा तरीका है जहाँ पे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, अगर उनको लगता है कंपनी में अच्छा पोटेंशियल है तो वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनसे उनका डाइल्यूशन भी
नहीं होता है। नेक्स्ट है टर्म आपका प्राइवेट प्लेसमेंट, जो हमने बताया था, जहां पे कुछ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस इन्वेस्टर्स के बीच में शेयर्स को प्लेस किया जाता है एज पर सेक्शन 81 ऑफ द कंपनीज एक्ट, विच इज नीदर राइट और नॉर अ पब्लिक इशू, विच इज डन अमंग अ मैक्सिमम ऑफ 200 इन्वेस्टर्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज रिलेटेड टू प्राइसिंग ऑफ द इशू। अब इश्यूज आपके दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो फिक्स प्राइस भी हो सकता है जहां पर आपका कंपनी और लीड मैनेजर फिक्स कर देगा तो उसी प्राइस पे आपके शेयर्स दिए जाएंगे मार्केट में। और दूसरा होता है विच इज अ डिस्कवरिंग ऑफ ए प्राइस थ्रू अ बुक बिल्डिंग प्रोसेस वेयर द कंपनी एंड लीड मैनेजर स्टिपुलेट अ फ्लोर प्राइस और अ प्राइस बैंड एंड लीव इट टू द मार्केट फोर्सेस टू डिसाइड द फाइनल प्राइस। अब जो बिडिंग आ रही है वो देखी जाएगी कि भाई वो कौन सी रेट पे पब्लिक लेने को रेडी है, उसके हिसाब से फिर वो कट ऑफ प्राइस डिसाइड होता है, विच अगेन डिपेंड्स अपॉन भाई कितनी डिमांड है शेयर की। तो उसके हिसाब से एक तो ये लोग अपना फ्लोर प्राइस लगा देंगे कि भाई हम इससे नीचे तो शेयर को इशू नहीं करेंगे। ओके, मान लीजिए 100 रुपीज लगा दिया फ्लोर प्राइस, और इस तरीके का प्राइस बैंड लगा दिया 100 रुपीज से लेकर 135 के बीच में भी। ठीक है, तो अब देखी जाएगी कि जो डिफरेंट बिट्स आ रही है वो कौन सी प्राइस पे लोग शेयर्स को खरीदना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से फिर वो क्या है, कट ऑफ प्राइस डिसाइड किया जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना परसेंटेज एलोकेशन डिफरेंट इन्वेस्टर्स को करना है अंडर द डिफरेंट इश्यूज। Say na 100% net offer to the public through the voluntary book built issue allotments to the different categories of investors are required to be ensured in following proportion। तो अगर voluntary book building के थ्रू अगर शेयर्स इशू करे जा रहे हैं तो उसमें कंपनीज को ध्यान देना है कि not less than 35% of the net offer should be made to the retail individual investor। retail individual investor वो अप टू ₹2 लाख तक की बिडिंग लगा सकते हैं, शेयर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो 35% कम से कम रिटेल इंडिविजुअल जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको शेयर्स मिलने चाहिए। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को नॉट लेस देन 15% शुड बी गिवन टू द नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जो भी शेयर्स इशू करे जा रहे हैं उसमें कम से कम 15%। ओके, किसको मिलने चाहिए, जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको ये शेयर्स मिलने चाहिए। इसमें आपके कौन आ जाएंगे, कंपनीज, ट्रस्ट, या फिर जो 2 लाख से ज्यादा का इन्वेस्ट कर रहे हैं, HNIs हो गए। ओके, जो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर की कैटेगरी में नहीं आएंगे या QIB की कैटेगरी में नहीं आएंगे, वो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। फिर है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जिसमें आपके बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, वो सब आते हैं। नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट ऑफर टू द पब्लिक। तो इनको 50% से ज्यादा इशुएंस QIBs को नहीं देना है, जिसमें से भी 5% म्यूचुअल फंड्स को इशू करना है। ठीक है, तो ये परसेंटेजेस है जिनमें क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में आते हैं। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज फॉर द वॉलंटरी बुक बिल्डिंग के थ्रू अगर इशू किया जा रहा है शेयर्स। तो नॉट लेस देन 35% रिटेल इन्वेस्टर्स का है, नॉट लेस देन 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का है, नॉट मोर देन 50% QIBs का है। नेक्स्ट है, अगर कंपलसरी बुक बिल्डिंग के थ्रू ही अगर वो कंपनी इशू कर सकती है शेयर्स, तो उस केस में उनका इन्वेस्ट अलॉटमेंट कैसा होगा शेयर्स का। सो उस केस में जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, दे शुड बी गिवन एटलीस्ट 75% ऑफ नेट ऑफर टू द पब्लिक। तो जो भी पब्लिक को इशू करना है उसका 75% QIBs को इसमें इन्वेस्ट करना है। अगर नहीं कर रहे हैं तो फुल सब्सक्रिप्शन मनी हैज टू बी रिफंडेड, मतलब फिर वो फेल हो गया इशू। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉर देम नॉट मोर देन 15% ऑफ द नेट ऑफर टू द पब्लिक। तो जितना पब्लिक को ऑफर किया जा रहा है शेयर्स, तो 15% से ज्यादा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को नहीं मिलेगा। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को नॉट मोर देन 10% ऑफ द नेट ऑफर टू द पब्लिक। सो अगेन दीज आर द परसेंटेजेस विच यू हैव टू रिमेंबर। ओके, रिगार्डिंग कैसे शेयर्स का अलॉटमेंट होना है अंडर कंपलसरी बुक बिल्ड इशू। इन केस ऑफ फिक्स प्राइस इशू, जहां पे हमने देखा था कंपनी लीड मैनेजर मिलके एक फिक्स प्राइस ऑलरेडी डिसाइड कर लेते हैं, वहां पे कैसे अलॉटमेंट होना है शेयर्स का। सो टू द रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, मिनिमम ऑफ 50% ऑफ द नेट ऑफर ऑफ द सिक्योरिटीज टू द पब्लिक शैल इनिशियली बी मेड अवेलेबल। कम से कम 50% रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को अलॉट करने हैं शेयर्स। द बैलेंस नेट ऑफर of the security shall be made available for the allotment to the individual applicants other than the RRI
तो जिसमें आपके HNIs आ गए जो 2 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, और it can be done to other investors which includes corporate bodies, institutions, irrespective of the number of securities they have applied for. तो कम से कम 50% तो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को देना है जो कि 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं। रिमेनिंग 50% वो HNIs को दे सकते हैं, अदर कंपनीज को अलॉट कर सकते हैं। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर मेकिंग IPO। तो कंपनी के भाई कितना उसका कम से कम एसेट्स होने चाहिए उसके पास, कितना उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए, ओके, बिफोर कमिंग अप विद द IPO। So first a required net tangible asset of at least 3 crores in each of the preceding 3 full years of which not more than 50% are held in monetary assets. So अगर उसकी net tangible assets की बात करें, tangible not intangible की हम लोग नहीं बात कर रहे हैं, पेटेंट कॉपीराइट की नहीं, जो tangible assets होते हैं, ओके, जैसे स्टॉक हो गया, कैश हो गया, या फिक्स असेट्स हो गए, उसके प्लांट मशीनरी, माइनस द लाइबिलिटीज बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द नेट असेट्स, ओके, सो माइनस लाइबिलिटीज, उसके पास कम से कम 3 करोड़ के नेट एसेट्स होने चाहिए विच आर इंटेंजिबल इन नेचर इन ईच ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। पिछले हर 3 सालों में कम से कम 3 करोड़ के उसके नेट टेंजिबल एसेट्स होने चाहिए, और उसमें से भी 50%, मतलब अगर 3 करोड़ के ही है तो 50% 1.5 CR से ज्यादा मॉनेटरी एसेट्स, मतलब कैश के फॉर्म में नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आइडल कैश ही पड़ा है, वो इन्वेस्ट हो जाने चाहिए इन द फॉर्म ऑफ प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ओके। Then issuer should have an average operating profit of at least 15 crores, net worth of at least 1 crore during the preceding 3 years. So जो operating profit होता है, ओके, तो वो कम से कम 15 करोड़ का होना चाहिए हर 3 साल में, पिछले 3 सालों में। इसमें अभी हम लोग ने इंटरेस्ट और टैक्सेस डिडक्ट नहीं करा है, यहाँ पर हमने सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसीडर करे हैं, ओके। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है उसमें से आप ऑपरेटिंग या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, जहां आप सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसीडर करते हो जब आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हो। सो जो एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो पिछले 3 साल का आया दैट शुड बी 15 करोड़, और साथ में जो नेटवर्थ है कंपनी की विच इज योर एक्चुअली इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। कैपिटल प्लस रिजर्व्स क्या होता है, नेटवर्थ होता है। तो वो नेटवर्थ कम से कम 1 करोड़ होनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 years. Now, in case if the above conditions are not fulfilled, then issuer can bring the IPO only if the issue is made through book building process and issuer undertake to allot at least 75% of the net offer to the QIBs. तो अगर मान लीजिए ऊपर की कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही है, या उसके पास भाई 1 करोड़ का मे बी नेटवर्थ नहीं है, हर 3 साल में एवरेज प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 करोड़ का नहीं बन पा रहा है, तो क्या कंडीशंस में फुलफिल होने चाहिए, एक तो वो इशू कंपल्सरली बुक बिल्डिंग के थ्रू करेगा, और 75% जो ऑफर होगा दैट शुड बी गिवन टू द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जिसमें आपके म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो सब आते हैं। Now, post-issue paid-up equity capital of an applicant shall not be less than 10 crores and the capitalization of equity shall not be less than 25 crores. So, अब जो इशू करने के बाद जो उसका पेड अप कैपिटल बचता है वो किससे कम नहीं होना चाहिए, 10 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और साथ में जो कैपिटलाइजेशन ऑफ इट्स इक्विटी, वो मतलब एक तरीके से मार्केट कैप, कैपिटलाइजेशन ऑफ इक्विटी मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इनटू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ये किससे कम नहीं होना चाहिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन, दैट शैल नॉट बी लेस देन 25 करोड़, ओके। तो हम लोग कुछ की अपडेट्स की बात करेंगे जो कि ऑफ कोर्स आपके बुक में आपको कहीं नहीं मिलेंगे, और क्वेश्चंस आते ही है, कुछ भी नया अपडेशंस होते हैं तो 2026 25 में कुछ भी जो न्यू अपडेशंस हुए रिलेटेड टू कैपिटल मार्केट्स उसको अब हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज इन रिलेशन टू द सेटलमेंट साइकिल। सो एंटायर स्टॉक मार्केट हैज ट्रांजिशन टू T+1 सेटलमेंट एज द मैंडेटरी स्टैंडर्ड इन जनवरी 2023। पहले क्या था, T+2 था, मतलब जिस दिन आप ट्रेडिंग करते थे तो नेक्स्ट 2 days में आपका सेटलमेंट होता था, ओके। शेयर्स आएंगे,
ओके, और आपका वो पैसा डिडक्ट होके आपको शेयर्स जो भी है डिलीवरी वगैरह वो T+2 डेज में होता था। जिस दिन आपने ट्रेडिंग करी मंडे को करी तो वेडनेसडे को होगा। ओके, अब क्या है T+1 का सेटलमेंट। आज ट्रेडिंग करी अगले दिन आपके शेयर्स आ जाएंगे आपके अकाउंट में। अभी एज ऑफ 24-25 सेबी also introduced the beta version of T+0 which is same day settlement on an optional basis for limited set of liquid stocks। तो एक क्या है, एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कह सकते हैं कि सेबी ने इंट्रोड्यूस करा था कि कुछ जो लिक्विड स्टॉक्स है जिनमें काफी हाई ट्रेडिंग है, हाई वॉल्यूम पे ट्रेड किया जाता है, उस पर T+0 मतलब जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हो सेम डे सेटलमेंट भी हो जाएगा, शेयर्स आपके अकाउंट में आ जाएंगे, पैसा डिडक्ट हो जाएगा अगर आप बाई कर रहे हो तो। इन 2026 इंडिया इज नाउ मूविंग टुवर्ड्स इंस्टेंट सेटलमेंट फॉर द इक्विटी कैश सेगमेंट। सो इक्विटी कैश सेगमेंट में अभी इंडिया कहाँ मूव कर रही है कि भाई तुरंत का तुरंत सेटलमेंट हो जाए, जैसा पैसा कटा वैसा इक्विटी शेयर एक तरीके से आया, उस तरीके का इंस्टेंट सेटलमेंट हो। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एसएमई आईपीओ एलिजिबिलिटी नॉर्म्स, तो वो देखेंगे इट हैज बीन टाइटन इन 2025। अभी हमने जनरल आईपीओ की बात करी है ना कोई भी कंपनीज की, बट अभी जो एसएमई जो कंपनीज होती है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस वो आईपीओ के थ्रू कैपिटल रेज करना चाह रही है, तो उसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या नॉर्म्स में चेंजेस आए हैं बाय द सेबी इन 2025। So first is in the requirement related to EBITDA, which is earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. So SMEs must report a minimum operating profit of at least 1 crore for at least 2 out of 3 preceding financial years. तो ये आपको याद रखना है, एसएमई आईपीओ अगर उनको लाना है तो उनका जो EBITDA है दैट शुड बी at least 1 crore in 2 out of last 3 financial years. And if we talk about the number of allottees, so the minimum number of allottees in SME IPO has been increased from 50 to 200 to ensure wide participation. तो पहले था कि मिनिमम 50 लोग भी इन्वेस्ट कर देते थे तो इट वाज ओके। अब क्या है कि 200 कम से कम क्या है अलॉटीज होने चाहिए, जिससे क्या है ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर इसमें पार्टिसिपेट करे, डाइवर्सिफिकेशन हो। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द ऑफर फॉर सेल रिस्ट्रिक्शंस, OFS. So for SME IPOs, OFS component is now capped at 20% of the total issue size. तो जो भी अब कंपनी अगर शेयर्स इशू कर रही है तो जो भी ऑफर फॉर सेल है जहाँ पे एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं वो अगर अपना शेयर्स को अपलोड कर रहे हैं, ओके, पुराने इन्वेस्टर्स जो प्राइवेटली प्लेस जिनको किया गया था, सो वो मैक्सिमम 20% ही ऑफलोड हो सकता है। ऐसा ना हो कि भाई जैसे लिस्ट हुई मार्केट में सब लोग अपना जो ऑलरेडी प्रमोटर है सब ने अपना शेयर्स ऑफलोड कर दिया, ओके, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो उनका भी क्या है कि स्टेक बना होना चाहिए जिससे कि एक इन्वेस्टर्स में भी कॉन्फिडेंस आ सके। एंड शेयर होल्डर लिमिट्स, so individual selling shareholders cannot offload more than 50% of their pre-IPO shareholding, ओके, और वैसे ही इंडिविजुअल जो शेयर होल्डर्स है प्री आईपीओ लाने से पहले उनके पास अगर शेयर्स थे, ओके, तो उनको 50% से ज्यादा ऑफलोड वो नहीं कर सकता। कोई भी इंडिविजुअल शेयर होल्डर अपने पास जितने भी उनके पास शेयर्स है उससे 50% से ज्यादा ऑफलोड नहीं कर सकता। अगर उनको जैसे प्राइवेटली प्लेस किए अगर किसी शेयर होल्डर के पास 50 शेयर्स है मान लीजिए, तो वो 25 से ज्यादा शेयर्स एक बार में ऑफलोड नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ आईपीओ प्रोसीड्स। तो अब जैसे कंपनी आईपीओ के थ्रू मनी रेज करती है तो प्रोस्पेक्टस में मेंशन करती है कहाँ पर वो इसका पैसे को यूटिलाइज करने वाली है। इस फंड को बिजनेस एक्सपेंशन के लिए लगाने वाली है, वेदर दे आर गोइंग टू यूज दैट मनी टू प्रीपे देयर ओल्ड डेट्स, ओके, तो वैसे ही जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कि जो उनके नॉर्मल ऑपरेटिंग पर्पस के लिए भी यूज कर सकती है पैसे को, तो उस पे अब कैप लगा दी है कि जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए अगर पैसे को यूज कर रही है सो दैट कैप हैज बीन रिड्यूस्ड टू लोअर ऑफ 15% ऑफ द टोटल इशू साइज और 10 करोड़। इससे ज्यादा पैसा जो भी है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती कि एक्चुअल में कहाँ कहाँ फंड यूज हो रहा है। तो जरूरी है कि जो मेजोरिटी जो फंड रेज किया गया दैट शुड बी यूज्ड फॉर द प्रॉपर प्रोजेक्ट्स, जिसमें कि एक अकाउंटेबिलिटी होती है, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी होती है, जहां इन्वेस्टर को भी समझ में आता है कहाँ एक्चुअल में कंपनीज फंड्स को यूज कर रही है जो उन्होंने आईपीओ के थ्रू रेज किया है। तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में सिर्फ वो कितना पैसा यूज कर सकती है जो भी उन्होंने इशू के थ्रू रेज किया है 15% उसका, या फिर 10 करोड़ विच एवर इज लोअर।
IPO proceeds can no longer be used to repay the loans taken from the promoter or related parties. अगर प्रमोटर या रिलेटेड पार्टीज के थ्रू लोन लिए गए तो उनको रीपेमेंट के लिए भी इस आईपीओ के थ्रू जो पैसा रेस किया उसको यूटिलाइज नहीं किया जा सकता. ओके. नेक्स्ट है रिगार्डिंग मॉनिटरी एजेंसी थ्रेशोल्ड. सो मॉनिटरिंग को भी और ज्यादा स्ट्रेंथेंड कर दिया और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है. So earlier the monitoring of fund utilization by the credit rating agency was required for the issues above 100 crores. Now this threshold has been lowered to 50 crores. मतलब अब 50 करोड़ से ज्यादा अगर इशू रेस किया है, ठीक है, फंड रेस करे हैं, तो उसको कहाँ कहाँ फंड यूटिलाइजेशन हो रहा है उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग किया जाएगा. उसके लिए पूरा ऑडिटर वगैरह सर्टिफाई भी करता है सारा चीज, मतलब एक एक चीज बताना भी पड़ता है कि कहाँ कहाँ फंड को यूटिलाइज किया जा रहा है. और अगर इशू बिलो 50 करोड़ है, देन इन दैट केस स्टैट्यूटरी ऑडिटर मस्ट सर्टिफाई द फंड यूटिलाइजेशन ऑन अ क्वार्टरली बेसिस. तो उसका केस में एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर की रिक्वायरमेंट है कि वो क्वार्टरली फाइनेंशियल्स को पूरा बताए कि भाई कहाँ कहाँ फंड का यूटिलाइजेशन किया गया है. ओके. सो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा आज का सेशन यहीं पे ओवर होता है, जहां हमने कैपिटल मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से समझे. अगर आपको पसंद आया हो सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपलोडेड वीडियोस. एंड फॉर ऑल द JIB related updates, do join our Telegram group. I have shared the link in the description box. See you in the next session. Thank you.